नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 3 के विषय में। भूगोल का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है अपवाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बढ़ते हैं इस अध्याय में आगे और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के वीडियो में जो हमें देखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अपवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अपवाह शब्द जो है वो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या ये समस्त नदी तंत्रों की व्याख्या करता है? तो आप इसे इस तरह से नहीं देखिए। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्षेत्र है, कोई जगह है जहाँ पे कोई नदी तंत्र है, और अगर आपको उसकी व्याख्या करनी है तब आपको वहाँ पर अपवाह शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बात करनी है भारत के नदी तंत्र की, तो आप यहाँ पर भारत में अपवाह तंत्र कह करके संबोधित कर सकते हैं। इससे चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अपवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत के भौतिक मानचित्र को अगर हम देखते हैं, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मानचित्र क्या होता है ये हम भली भांति जानते हैं और समझते भी हैं, है ना। तो भारत के भौतिक मानचित्र को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो आकर के एक साथ मिल जाती हैं। जिस प्रकार से ये धाराएं मिलती हैं उसे हम कहते हैं कि सहायक नदियां हैं जो मुख्य नदी से आकर के मिल गई हैं, है ना। और ये धाराएं आकर के एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का ये निर्माण करती हैं। ये सब कुछ हम इस अध्याय में ज़रूर देखेंगे। एक नक्शा इस अध्याय में दिया हुआ है, एक मैप है, मानचित्र है, जिसकी सहायता से हम इसे और अच्छे से और बेहतर तरीके से इस अध्याय में जो है समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें ये बताया है कि अंततः इनका जो निकास है, यानी जो मुख्य नदी का निर्माण होता है, उनका जो निकास है वो किसी बड़े जलाशय, ये बड़ा जलाशय कौन सा हो सकता है? जैसे कि झील या समुद्र या फिर महासागर, इनमें होता है। दोस्तों, एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब यदि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए अपवाह द्रोणी क्या है, तब आप बड़ी सरलता के साथ कह देंगे कि अपवाह द्रोणी से तात्पर्य एक ऐसे नदी तंत्र से है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र का जल जो है वो प्रवाहित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मानचित्र का अवलोकन जब हम करते हैं तब हमें एक बात और पता चलती है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो होता है ना, ऊंचा क्षेत्र जब भी हम बात करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है, उसमें चित्र आ जाते हैं पहाड़ के, है ना, पठार के। तो जैसे ऊंचा क्षेत्र पर्वत हो गया, उच्च भूमि हो गई, ये दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। और यही चीज़ आप इस चित्र में देख सकते हैं। और जब ये एक दूसरे को अलग करती है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजक के तौर पर देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि दो धाराओं को ये जो एक ऊंची भूमि है ये विभाजित कर रही है, और इसे यहाँ पर नाम दिया गया है जल विभाजक, है ना। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों एक जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है और वो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है एक अंक के लिए, कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है। तो उत्तर दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं भारत में अपवाह तंत्र। दोस्तों, भारत का जो अपवाह तंत्र है, इसका नियंत्रण जो है वो मुख्य रूप से आप समझिए कि जिनके द्वारा होता है वो हैं भौगोलिक आकृतियां, है ना। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि भौगोलिक आकृतियों के द्वारा भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है ना। तो दोस्तों, अगर हम इसे आधार बना लें, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भारतीय नदियां हैं इनको दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है इसी आधार पर, है ना, भौगोलिक आकृतियों के आधार पर। अब आकृतियों के आधार पर अगर विभाजित किया गया है दो वर्गों में, तो वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? एक है हिमालय की नदियां और एक है प्रायद्वीपीय नदियां। आप और हम भली भांति जानते हैं कि हिमालय एक पहाड़ है ना, एक पर्वत श्रृंखला है, और प्रायद्वीपीय नदियां किस प्रकार भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से इससे भिन्न है, ये भी हम जानते हैं और अच्छे से समझते हैं दोस्तों।
ये दो नाम आप याद रखिएगा, एक है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। दोस्तों, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये एक दूसरे से भी अलग है, भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें मुख्य जो अंतर है वो क्या है, आप इसे भी समझिए। दोस्तों, हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं ना वो 12 मासी नदियां कहलाती हैं। 12 मासी नदियों का अर्थ होता है कि पूरे 12 महीने, एक वर्ष मतलब वर्ष भर इनमें जो है पानी होता है, पानी भरा होता है। बारिश के मौसम में बारिश से, और जब अधिक गर्मी पड़ती है तो जो पहाड़ों की बर्फ है वो पिघल करके, हिम जो है वो पिघल करके पानी में बदल जाती है, और इन नदियों में जल जो है वो उसकी उपलब्धता वर्ष भर बनी रहती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 12 मासी नदियां, है ना। कौन सी, जो हिमालय की अधिकतर नदियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है, अभी मैंने आपको बताया, है ना। दोस्तों, हिमालय की दोनों मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं इसी पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने दोस्तों पर्वतों को काट करके गार्जों का निर्माण किया है। अब आप पूछेंगे कि ये गार्ज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप क्या देख रहे हैं, पहाड़ के बीच से नदी निकल रही है, इसे ही गार्ज कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है, और हिमालय की नदियां जो हैं वो अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर, यानी जहां से उनका वो निकलती हैं, जहां से उनकी शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वहां से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को ये तय करती हैं, और अपने मार्ग के जो ऊपरी भाग हैं इनमें तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं, और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। नदी की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता हुआ यह चित्र है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, ये नदी का स्रोत है जहाँ से नदी ने बहना शुरू किया है, और उसके बाद में ये ऊपरी भाग से होते हुए, मध्य भाग से होते हुए, विसर्पों का निर्माण करते हुए, गोखुर झील बनाते हुए, है ना, या गोखुर झील आप यहाँ पे देख सकते हैं, निचला भाग है ये, और ये है अंततः डेल्टा, और ये फाइनली आकर के जो है मिल गई महासागर में या बड़े किसी जलाशय से, है ना। ठीक है, तो दोस्तों, मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं, और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं, है ना, जो अभी हमने देखा। दोस्तों, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, आप कहिए कि ये मौसमी होती हैं। अभी हमने ये जाना कि जो हिमालय की नदियां हैं, है ना, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो वर्ष भर जो है नहीं सूखती, उनमें वर्ष भर 12 महीने जो है जल रहता है, यानी पानी रहता है ना। अब अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये तो मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह जो है वो वर्ष भर वर्षा पर जो है निर्भर करता है कि कब वर्षा होगी, कब इनमें जल की उपलब्धता बढ़ेगी। शुष्क मौसम की अगर बात करें तो बड़ी नदियों का जल भी छट जाता है, और छट करके क्या होता है, छोटी छोटी धाराओं में ये बहने लगता है। दोस्तों, हिमालय की नदियों के साथ अगर इनकी तुलना करें तो ये प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई जो है ये कम होती हैं, और ये छिछली भी हैं। दोस्तों, फिर भी अगर हम देखें तो इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियां, तथा ये कहाँ बहती हैं, तो ये पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की कई नदियां हैं जिनका आप उदाहरण देख सकते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं हिमालय की नदियों के विषय में। शीर्षक है हिमालय की नदियां। दोस्तों, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियां जो हैं इनमें आकर के मिलती हैं। आप चिंता न कीजिए, ये अभी मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूं कुछ ही देर में। ठीक है दोस्तों, किसी भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को कहा जाता है क्या, नदी तंत्र, है ना। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि नदी और उसकी सहायक नदियां मिलाकर के ही एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, इन्हें ही नदी तंत्र कहा जाता है, तो कुछ मुख्य नदी तंत्रों के विषय में भी जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, चलिए समझते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र।
दोस्तों, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के समीप निकट तिब्बत में है। ठीक है। और पश्चिम की ओर ये बहती हुई नदी है जो भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? लद्दाख से। ये सारी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाएगी पारीक्षिक दृष्टिकोण से। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। आप एक विद्यार्थी हैं और आपकी परीक्षा किसी भी क्षण ली जा सकती है। इस बात को आप हमेशा स्वीकार करके चलिएगा। इसीलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखिएगा। हर कदम पर आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है ना? और यही वो जुनून आपके अंदर पैदा कर सकता है, यही नज़रिया, जिससे कि आप बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि पश्चिम की ओर बहती है ये नदी और भारत में प्रवेश करती है लद्दाख से। इस भाग में दोस्तों यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का भी निर्माण करती है और इस क्षेत्र में बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे कि यहाँ पर नाम दिए हैं नूब्रा, जास्कर, श्योक तथा इसके अलावा हुंजा, ये सारी नदियां, सहायक नदियां इसी नदी में मिलती हैं। दोस्तों, सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान से गिलगित से बहते हुए कहाँ पर? अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर? कराची से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। एक जानकारी है जो हमारे साथ साझा की गई है, वो क्या है कि क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि, इसके अनुच्छेदों जो कि 1960 की है, उसके अनुसार दोस्तों भारत जो है वो इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। और इस जल का उपयोग कहाँ होता है, यह भी आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमने इतने महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र को जान लिया है, तो एक और महत्वपूर्ण नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र को भी जानते हैं। दोस्तों, गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है और इसके साथ अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे जाकर के मिल जाती है। दोस्तों, हरिद्वार के पास गंगा जो है पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो आप बता देंगे कि इसकी मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के जो देवप्रयाग है उनमें जाकर के इससे मिलती है ना। दोस्तों, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में भी प्रवेश करती है और हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी जो नदियां हैं आकर के गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। दोस्तों, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में यह मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो है नेपाल हिमालय, यहाँ पर हमें बताया गया है कि नेपाल हिमालय से निकलती है और इन्हीं के कारण प्रत्येक वर्ष जो है उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है और इससे क्या होता है, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, ये वो नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन भी प्रदान करती है और ऐसा करके उन्हें कृषि योग्य बना देती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम इस नक्शे को ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से अलग अलग नदियों के बारे में हमें जानकारी दी गई है। आप देखिए कि किस तरह से जो है ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी तंत्र है, और देखिए इसके समानांतर ये बह रही है यमुना नदी। अभी हमने इसी के बारे में जानकारी हासिल की थी और किस प्रकार से इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और सहायक नदियों के बारे में भी हमने बात की थी जो गंगा नदी में मिलती है, जैसे घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, है ना, कोसी नदी,
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ये जो मैप है ये भी पारीक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर पूरा पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए हैं। 2 नाम तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, सांभर नामक ये झील और ये चिल्का झील। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नाम याद होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अभी हमने सिंधु नदी तंत्र देखा था, है ना। ये देखिए सिंधु नदी, इसमें झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी आकर के मिल रही है। और अगर आगे की बात करें जो हिस्सा हमारे भारत में है, तो देखिए ब्यास नदी, है ना। ये सिंधु नदी आगे चल करके यहाँ से होकर के निकलती है, ठीक है ना, जिसका 20% जल हम उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं वो अभी हमने देखा था, है ना, सिंचाई के लिए पंजाब हरियाणा आदि क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आगे की एक छोटी सी जानकारी से जो हमें दी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है और इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों की बात की गई है। 2 उद्देश्य कौन से? प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। दोस्तों, इस परियोजना के विषय में और अधिक जानकारी हमें इस वेबसाइट से भी मिल सकती है, जो है nmcg.nic.in/namamigange.aspx#। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि जो है उससे आने वाली जो मुख्य कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा और सोन, ठीक है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध शुष्क है, यानी पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र ये नहीं है। और इनकी लंबाई जो है वो कैसी है? कम है, और इनमें पानी की मात्रा भी थोड़ी कम है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमें यह बताया है कि बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदियों का जो जल है उससे परिपूर्ण होकर के जो गंगा है वो पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक के बहती है, और ये यहाँ पर गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ये बात याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, और दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, मुख्य धारा जो है वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के यहाँ पर मिल जाती है। और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है गंगा नदी आगे बढ़ रही है बांग्लादेश की तरफ, है ना, और बढ़ते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में जा रही है, ठीक है ना, बांग्लादेश से होते हुए। आप देख रहे हैं किस तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर के यहाँ पर इससे मिल जा रही है और फिर ये आगे चली जा रही है, ठीक है। दोस्तों, इन नदियों के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जानकारी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी हमें और दी है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों गंगा की लंबाई की, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। और दोस्तों, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर यह स्थित है। इसके बाद हमें थोड़ी सी जानकारी दी है कि अंबाला से सुंदरवन तक के मैदान की लंबाई जो है वो 1800 किलोमीटर है लगभग, परंतु दोस्तों इसकी ढाल में गिरावट जो है वो मुश्किल से 300 मीटर ही है महज। दूसरे शब्दों में दोस्तों, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट जो है वो केवल 1 मीटर देखने को मिलती है। इससे क्या होगा? इससे नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब जब हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र देख लिया, तो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। अभी हमने नक्शे में देखा था इसको, है ना, और इसकी लंबाई सिंधु के से कुछ अधिक है, लेकिन दोस्तों इसका अधिकतर मार्ग जो है वो भारत से बाहर स्थित है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर ही बहती है
और दोस्तों नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर जो है, इसके आसपास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। आप देखिए ये नक्शा एक बार पुनः, जैसा कि हमें बताया गया था कि दिहांग लोहित से होकर के आती है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर निर्माण कर रही है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी मैप से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना दोस्तों। इसके बाद में हमें एक जानकारी और दी है छोटी सी कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। याद रखिए यमुना नहीं, जमुना। ठीक है ना दोस्तों। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, यानी आप याद रखेंगे कि जहाँ का भी क्षेत्र शीत हो, मतलब ठंड हो, और शुष्क क्षेत्र हो जो, वहाँ पर क्या होता है, अक्सर जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। दोस्तों भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों वो अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का ये करती है निर्माण। दोस्तों प्रत्येक वर्ष जब वर्षा ऋतु होती है तो ये नदी अपने किनारों से ऊपर भी बहने लगती है और बाढ़ आती है फिर, और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक ये क्षति भी पहुंचाती है। दोस्तों उत्तर भारत की जो अन्य नदियों के विपरीत ये ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण दोस्तों नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लेकर के आती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाटी के द्वारा होता है और जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर हमें ये जानकारी भी दी गई है कि प्रायद्वीपीय भाग की जो अधिकतर मुख्य नदियाँ हैं ना, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इनसे अपने आप को परिचित महसूस करें। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियाँ जो है दोस्तों ये पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये नदियाँ अपने मुहाने पर निर्माण करती है किसका, डेल्टा का। दोस्तों एक और जानकारी हमें छोटी सी है दी यहाँ पर कि पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं और नर्मदा और तापी दोनों ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। मैं आपको बता दूं कि तापी को ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों ज्वारा नद मुख का निर्माण यहाँ पर करती है और प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा द्रोणी की। दोस्तों नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अलावा दोस्तों ये समुद्र तक पहुंचने के क्रम में बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी करती है। दोस्तों जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है और जहां यह नदी तीव्र ढाल से दोस्तों गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का भी निर्माण ये नदी करती है। कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं ये बहुत ही छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है कुछ इस तरह से आकर के। दोस्तों नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी हमें दी हुई है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है और दोस्तों इसके विषय में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से जान सकते हैं जो है www.namamidevinarmade.mp.gov.in। अब बात करते हैं दोस्तों तापी द्रोणी की, है ना। दोस्तों तापी या ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। दोस्तों यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम आप जरूर बता सकते हैं जहां पर ये नदियां बहती है। अब बात करते हैं दोस्तों गोदावरी
द्रोणी की। दोस्तों गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और ये एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। दोस्तों ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। दोस्तों यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। दोस्तों इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का जो 50% भाग है लगभग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी में अनेक सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारे उन्हीं सहायक नदियों के नाम हैं। दोस्तों इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां जो हैं वो बहुत ही बड़ी हैं। कौन कौन सी? मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। दोस्तों बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी द्रोणी जानने के पश्चात बात करते हैं महानदी द्रोणी की। दोस्तों महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों इस नदी की लंबाई की अगर बात करें तो है 860 किलोमीटर। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कृष्णा द्रोणी की। दोस्तों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल करके ये नदी कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बह करके जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों कुछ नाम आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये नाम आपने जरूर पहले सुने होंगे, इनमें से कोई एक नाम तो जरूर सुना होगा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। दोस्तों इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। अब बात करते हैं कृष्णा के बाद कावेरी द्रोणी की। दोस्तों कावेरी जो है वो पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और इसके साथ ही तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं, जो है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। दोस्तों इसकी जो द्रोणी है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई है, यानी कि विस्तृत है। एक छोटी सी जानकारी बताऊं मैं आपको जो यहाँ दी हुई है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी ही बनाती है। इसे जरूर याद रखिएगा और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रपात के द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। क्या इस प्रपात के द्वारा जो विद्युत उत्पादित होती है उसे मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी अथवा सुवर्णरेखा ये कुछ महत्वपूर्ण इनके उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ वो नदी इनमें से कौन सी है जो पूर्व की तरफ बहती है, कोई चार आपके सामने विकल्प आए और उनमें से एक विकल्प दामोदर का हो, तब आप दामोदर पर टिक करिएगा। इसी के साथ ब्रह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा भी इन्हीं में आने वाले नाम हैं। ठीक है, एक और जानकारी है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल जो है वो लवणीय है और इसी प्रकार से केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है ना। दोस्तों पढ़ाई की यही खासियत है कि आपको पढ़ते समय ऐसा लग सकता है कि इसकी जानकारी आपको पहले से थी, लेकिन कुछ न कुछ हमेशा ऐसा मिल जाता है जो आपको पहले से पता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झीलों की। दोस्तों कश्मीर घाटी जो है और प्रसिद्ध डल झील जो है ये नाव वाले घरों तथा शिकारों से हम बिल्कुल हो सकता है कि परिचित हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, है ना। दोस्तों इसी प्रकार से अन्य झील वाले स्थानों पर भी हो सकता है कि आप गए हों, है ना, और वहाँ नौकायान किया हो आपने, तैराकी करी हो और कुछ अन्य जलीय खेलों का भी आपने वहाँ पर आनंद लिया होगा। अब दोस्तों कल्पना करिए, जस्ट इमेजिन कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही अट्रैक्ट करते, उतना ही आकर्षित करते जितना कि वो आज करते हैं? आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। दोस्तों क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों के क्या महत्व हो सकते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्यटकों को यानी टूरिस्टों को उनके आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का अधिक महत्व है।
दोस्तों, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले जो भाग हैं जहाँ पर जल जमा हो जाता है उसे ही तो हम कहते हैं झील, है ना। दोस्तों, भारत में भी बहुत सारी झीलें हैं। एक जानकारी हमें यहाँ पर दी है कि बड़े आकार वाली जो झीलें हैं उनको समुद्र भी कहा जाता है। कुछ उदाहरण भी हैं जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर आदि। दोस्तों, अधिकतर झीलें जो हैं वो स्थायी होती हैं और बहुत सारी झीलें जो भारत में हैं एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न भी हैं। कुछ जो हैं दोस्तों उनमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। इनको जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी झीलों के भी नाम है दोस्तों जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के परिणाम से ही हुआ है। दोस्तों, जबकि कुछ अन्य झीलें भी हैं जिनका निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गौखुर झील का निर्माण करती है। इसके साथ दोस्तों स्पिट तथा बार यानी रोधिका जो तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। दोस्तों, इसके बाद हमें ये बताया है कि अंतर्देशीय वाली जो झीलें हैं कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण भी दिया गया है जैसे कि राजस्थान की सांभर झील जो कि एक लवण वाली झील है। दोस्तों, इसके जल का जो उपयोग है वो नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये बताया है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्य रूप से हिमानी द्वारा बनी है ना। दोस्तों, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये तब बनी जब हिमानियों ने, या आप ऐसा कहिए कि कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग यहाँ पर बन गए। इसके विपरीत दोस्तों जम्मू और कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ना। दोस्तों, झीलें जो है ना वो मानव के लिए लाभदायक होती हैं और एक झील जो है नदी के बहाव को सुचारू बनाने में भी सहायक होती है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अत्यधिक वर्षा के समय ये क्या करती हैं, बाढ़ को रोकती भी हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सूखे का जब मौसम आता है तब यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य भी बनाती हैं और इससे जलीय परितंत्र संतुलन में रहता है ना। दोस्तों, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। यूं तो बहुत है, पर क्यों न इसे पढ़ भी लिया जाए। दोस्तों, पूरे के पूरे मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल जो है वो एक मूल प्राकृतिक संसाधन तो है ही, इसके साथ साथ अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी ये अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है ना। दोस्तों, शायद यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है ना। दोस्तों, मैंने आदिवासी कह दिया, अधिवासियों को। इसका अर्थ होता है कि जितने भी लोग निवास करते थे उनमें से अधिक को। दोस्तों, ये गांव जो हैं अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची भी आप तैयार कर सकते हैं जो नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए लेकिन जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत ही अधिक है ना। एक जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के विषय में। मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी GAP के साथ शुरू हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए दोस्तों गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां जो है दोस्तों देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना ही तो है। अब बात करते हैं नदी प्रदूषण की। ठीक है दोस्तों, नदी जो है ना वो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो गई है। आप देख रहे हैं बढ़ती जनसंख्या ने प्रदूषण भी बढ़ाया है। इसके परिणाम से दोस्तों नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है।
उदाहरण भी हमें दिया है, जैसे कि समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके यानी पतला करके समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण दोस्तों ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, नदियों में ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य और योजनाएं भी लागू की गई हैं, है ना। दोस्तों, हमने कभी क्या ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है? दोस्तों, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करने और अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने की भी यहाँ पर बात की गई है। दोस्तों, बहरहाल लिखा कुछ भी गया हो, लेकिन हम एक चीज़ भली भांति समझ गए हैं कि यह अध्याय हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो की लिंक को अभी अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों, मित्रों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाए इस जानकारी को। और दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।